स्वागत है सभी दोस्तों का केसीएस टेक्निकल पर। दोस्तों, आप सभी द्वारा केसीएस टेक्निकल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और काफ़ी संख्या में आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार अब आप लोगों के लिए पेपर जो है सॉल्व कराए जा रहे हैं। आज ये पहला पेपर है और अब आप इस पेपर के प्रत्येक पेपर के कुछ क्वेश्चन जो है हर वीडियो में मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि 100 वोल्ट और 500 ओम का एक प्रतिरोध है। 1 किलोवाट घंटे की ऊर्जा खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा, यानी हमसे टी पूछा जा रहा है कि कितने समय तक कार्य करेगा। तो पहले हमको क्या करना होगा, पावर निकालना होगा। तो पावर निकालने के लिए यहाँ पे हम एक ऐसे फार्मूले का उपयोग करेंगे जिसमें वोल्ट लगता हो और रजिस्टेंस लगता हो, ऐसे अग्नि। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार का एक फार्मूला है, P = V²/R। यहाँ पे वोल्टेज जो दी गई है आप देख रहे हैं 100 वोल्ट, और इसका स्क्वायर करना है यानी 100 × 100 हो जाएगा, ठीक। और बटे 500 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गया और 5 से इसको 100 को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 20, यानी कितना आ जाएगा 20 वाट। अब हमको इस बल्ब की पावर पता हो गई कि कितना वाट है, 20 वाट है। अब 1000 वाट बे करने तक ये कितने घंटे तक चलेगा, तो इसको कर देंगे 1000 वाट यानी 1 किलोवाट बटे 20, और इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 50। ओके, यानी पर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 घंटे, यानी 50 घंटे तक कार्य करने पर इसके द्वारा कितने किलोवाट बे होगा, 1 किलोवाट बे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि कार्बन फिलामेंट जो सबसे पहले लैंप बने उसमें कार्बन फिलामेंट का ही प्रयोग किया गया। और कार्बन फिलामेंट लैंप जो है इनका जो गलनांक होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी कार्बन फिलामेंट लैंप का गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रकार के लैंप ऊष्मा ज़्यादा देते हैं और इनका प्रकाश क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और इनकी दक्षता जो होती है लगभग कितनी होती है, 10% तक होती है। ओके, यानी कार्बन फिलामेंट लैंप का गलनांक तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये ज़्यादातर ऊष्मा देते हैं, प्रकाश इनसे बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। ओके, दूसरा यहाँ पे दिया गया है टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतीक दोस्तों W है और इसका गलनांक कितना है, 3410 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना है, 3410 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका उपयोग ही ज़्यादातर बल्बों में फिलामेंट के रूप में होता है प्रकाश देने के लिए। ओके, और ये 2300 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है प्रकाश देना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है 2300 डिग्री सेल्सियस के बाद। और ये कार्य करता है 2300 से 2700 डिग्री सेल्सियस के बीच, इसका कार्यकारी टेम्परेचर है। ओके, टैंटालम फिलामेंट का उपयोग नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर कौन सा है, बी वाला, यानी टैंटालम फिलामेंट। इसका उपयोग जो है फिलामेंट के रूप में नहीं होता। और नाइक्रोम फिलामेंट का उपयोग आप लोग जानते हैं, हीटिंग में, हीटर में ऊष्मा देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी नाइक्रोम फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन यानी टैंटालम फिलामेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सिलिका जेल ब्रीदर के साथ फिट होते हैं ग्लास के साथ, यानी जो सिलिका जेल का बॉक्स होता है जिसमें सिलिका जेल रखा रहता है, वो कांच का एक वाल्व बॉक्स होता है, उसी में सिलिका जेल रखा रहता है, यानी कांच का एक बॉक्स होता है और इसी बॉक्स में सिलिका जेल आपका क्या रहता है, रखा रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे
तो इसको हम फिर से देखते हैं कि यहाँ पर जो सिलिका जल रहता है वो क्या रहता है, अब इसमें सिलिका जल रहता है जो वो कैसे रहता है, नीले रंग का। किस रंग का रहता है, नीले रंग का। नमी सोखने से पहले किस रंग का दिखेगा, नीले रंग का। लेकिन जब ये नमी सोख लेता है तो किस रंग का हो जाता है, ओके, नमी सोखने के बाद ये किस रंग का हो जाता है, इस रंग का। ओके, यानी गुलाबी हो जाता है। किसका हो जाता है, गुलाबी। ये हल्का गुलाबी का रेड कलर का दिख रहा है, लेकिन किस रंग का हो जाता है, गुलाबी। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा है, गुलाबी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, लेड सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। तो सोल्डर का उपयोग आप लोग जानते हैं कहाँ पर होता है, सोल्डर प्रयोग किया जाता है सोल्डरिंग में। कहाँ प्रयोग किया जाता है, सोल्डरिंग में प्रयोग किया जाता है। ओके, सोल्डर का जो उपयोग होता है वो सोल्डरिंग क्रिया में किया जाता है। सोल्डरिंग में किया जाता है। सोल्डर जो होता है वो लेड और टिन का मिश्रण होता है। लेड और किसका मिश्रण होता है, टिन का। विद्युत के लिए जो सोल्डर यूज किया जाता है, विद्युत कार्य के लिए, वो होता है 50:50 का। ठीक, यानी इसमें लेड की मात्रा जो होती है 50 होती है, और टिन की मात्रा जो होती है वो भी कितना होती है, टिन की मात्रा जो होती है वो भी 50 होती है। टीवी टेक्नीशियन के लिए जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए, इसमें 80 और 20 का रेशियो रखा जाता है। यानी 80 भाग जो होता है आपका टिन होता है, और 20 भाग आपका क्या होता है, लेड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। केबल में जोड़ लगाने के लिए एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स जो होता है वो जल्दी से जोड़ को बनाने में मदद करता है, जोड़ के ऑक्सीकरण को रोकता है। और इस कार्य के लिए आपका जो राइट आंसर है इसमें, वो है ए वाला। ओके, ए वाला राइट आंसर है, ए वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 106। करंट ट्रांसफार्मर। ओके, करंट ट्रांसफार्मर जो होता है कि प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को, इसका राइट आंसर है, खुला नहीं रखना चाहिए। तब सेकेंडरी परिपथ को खुला नहीं रखना चाहिए। अब क्यों नहीं खुला रखना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस देखते हैं कि सीटी जो होता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप अप। ठीक, सीटी जो होता है क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और सीटी की सेकेंडरी धारा की सेकेंडरी जो रेटिंग होती है इसकी, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो धारा होती है वो 5 एम्पियर की होती है। ठीक, तो सीटी को कभी भी खुला नहीं रखना है, क्योंकि इसके सेकेंडरी साइड पर उच्च वोल्टेज होती है और धारा निम्न रहती है। अतः अगर इसको
खुला रखेंगे तो ये आपको तीव्र झटका दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पोटेंशियल फ्रॉम उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज यानी निरापद मतलब निम्न वोल्टेज तक घटाने के लिए क्या करेंगे। विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज के लिए प्राइमरी में फेरों की संख्या, उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या रखेंगे। इसका देखिए, वोल्टेज प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए, तो इसका घटाने के लिए प्राइमरी में फेरों की संख्या जो होगी वो सेकेंडरी में फेरों की संख्या से क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्राइमरी में ज़्यादा फेरे रहेंगे और सेकेंडरी में क्या रहेगा, कम फेरा रहेगा। ओके, सेकेंडरी में फेरे कम रहेंगे तभी वोल्टेज को घटाया जा सकता है। ओके, अगर सेकेंडरी में फेरों की संख्या बढ़ेगी तो वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। 8, चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसका ऑप्शन ए दिया गया है, यह लोहे और मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक खंड स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता, तो यही आपका गलत है, यानी कि आपका राइट आंसर इसमें क्या है, सी है। किसी चुंबक को जब हम तोड़ देते हैं तो प्रत्येक चुंबक जो होता है एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य करने लगता है। क्वेश्चन नंबर, कारों में निम्नलिखित एम्पियर हावर की बैटरी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 30 से 60 एम्पियर हावर। बैटरी की क्षमता जो होती है बैटरी की क्षमता को हम किस में नापते हैं, AH में। जितनी ज़्यादा AH की बैटरी होगी उतना ही अधिक आपको धारा प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। ओके, सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी में किस लिए जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। श्रेणी में वोल्टेज बढ़ाने के लिए समांतर में अगर कहेगा तो धारा क्षमता बढ़ाने के लिए, और अगर मिश्रित क्रम कहेगा मिश्रित क्रम में तो दोनों बढ़ाने के लिए, यानी वोल्टेज और करंट अगर दोनों बढ़ाना हो तो मिश्रित क्रम में, केवल वोल्टेज बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम में, और केवल धारा बढ़ानी हो तो समांतर क्रम में सेलों को जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, सौर सेलों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन का। ओके, सिलिकॉन जो अर्धचालक है, ओके, इसका परमाणु क्रमांक है 14 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 284, अर्थात इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 4। अर्धचालक की संयोजकता कितनी होती है, 4। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सौर सेलों की दक्षता कितनी होती है। सौर सेलों की आपेक्षिक दक्षता कितनी होती है, तो सौर सेलों की आपेक्षिक दक्षता होती है 10 से 15%। कितना होती है, सौर सेलों की आपेक्षिक दक्षता जो होती है 10 से 15% ही होती है, यानी सौर सेल केवल 10 से 15% ऊर्जा को ही क्या कर पाते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है,
6 वोल्ट की सीसा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। बैटरी के लघु परिपथ होने पर कितना करंट प्रवाहित होगा? I=V/R और ये हो जाएगा 6/0.01। यहाँ से हम इसको दोनों दशमलव हटा देंगे तो हो जाएगा 600/1, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 600 एम्पियर। ओके, क्या हो जाएगा? 600 एम्पियर। स्थिर वोल्टेज स्रोत में स्थिर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है। ओके, स्थिर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। अगर देखिए वोल्ट मीटर कहा जाए, वोल्ट मीटर का अगर आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? उच्च। लेकिन अगर वोल्टेज स्रोत कहा जाता है, वोल्टेज स्रोत, तब आपको आंतरिक प्रतिरोध निम्न का रखना है। अगर देखिए धारा स्रोत कहा जाए, धारा स्रोत के बारे में कहा जाए, धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? उच्च होगा। लेकिन अगर धारा अमीटर कहा जाए, धारा नापने वाला, ओके, अमीटर कहा जाए तो अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? निम्न होगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वीडियो में 15 क्वेश्चन इनफ रहेंगे। दो असमान ईएमएफ वाली बैटरियों को नहीं संयोजित किया जा सकता है। दो असमान ईएमएफ वाली बैटरियों को संयोजित नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है, इसमें बैटरियों को श्रेणी में ही लगाया जा सकता है। ओके, असमान ईएमएफ की बैटरियां हैं तो किस क्रम में लगाएंगे? श्रेणी में ही लगाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।